नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले महंगाई, कोरोना और कृषि कानूनों का मुद्दा हॉट टॉपिक था। लेकिन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले नेताओं और पत्रकारों की जासूसी कांड के खुलासे के बाद तमाम मुद्दे पीछे हट के रह गए हैं। सदन की कार्यवाही को 2 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन जासूसी कांड को लेकर सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। ऐसे में महंगाई और कृषि कानून समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा अभी तक नहीं हो सकी है। ऐसे में देखना यह है कि आने वाले दिनों में सदन में क्या जासूसी कांड को लेकर आगे भी हंगामा जारी रहेगा। तो इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी को लेकर देश में राजनीति चरम पर है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़क से सदन तक माहौल गर्म है। मॉनसून सत्र की अब तक की कार्यवाही इसी मामले के इर्द गिर्द भी नजर आई। जासूसी कांड को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही को 22 जुलाई तक के लिए भी स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पेगासस जासूसी मामले के चलते लोकसभा में और महत्वपूर्ण मुद्दों को अब तक जगह नहीं मिल पाई। महंगाई और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी चर्चा नहीं हो सकी। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। सीएनजी और पीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ भी दिल्ली की सीमाओं पर कई महीनों से प्रदर्शन जारी है। तो वहीं पर लोकसभा में कोरोना का मुद्दा भी अब तक नदारद है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तैयारियों को लेकर सरकार लगातार निशाने पर थी, लेकिन अब जासूसी केस के चलते लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही। इजरायली कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस से फोन कॉल रिकॉर्डिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल आज संसद के दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने जेपीसी से जांच कराने की मांग की, तो वही सरकार ने इसे इंटरनेशनल साजिश का शिकार बता दिया। आपको बता दें कि द वायर में एक खबर छपी थी कि पेगासस से राहुल गांधी समेत देश के कई पत्रकारों के फोन टैप किए गए हैं। तो मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी जोरदार हंगामे के साथ हुई। विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की, तो वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम मीम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ओवैसी ने कहा कि सरकार को तुरंत बताना चाहिए कि इस जासूसी कांड पर उसने क्या कार्रवाई की है। सरकार ये भी बताए कि जासूसी कराने के लिए उसने जासूसी का सॉफ्टवेयर खरीदा था या फिर नहीं। पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष सही प्रक्रिया से मुद्दा उठाना चाहता है तो उन्हें मुद्दा उठाने दो। तो वहीं पर आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे इंटरनेशनल साजिश करार दिया है। संसद से लेकर संसद के बाहर तक जासूसी कांड को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। वही अब इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष झूठे आरोप लगाकर देश को बदनाम करने में तुला हुआ है। उन्होंने साथ ही जासूसी कांड को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है और सत्र को चलने नहीं देना चाहता। देश की संसद में पेगासस जासूसी कांड पर मचे हंगामे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष जासूसी कांड के बहाने संसद की चर्चा को आगे नहीं बढ़ाने दे रहा और झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाकर देश को बदनाम भी कर रहा है। सीएम योगी ने पेगासस जासूसी कांड अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया और कहा कि विपक्ष भी इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि संसद के इस सत्र में किसानों और कोरोना पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत लगातार इस सत्र को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोकतंत्र का अपमान है और देश को बदनाम करने की विपक्ष की ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी।
नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान मिलने के बाद सिद्धू लगातार अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं और अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं सिद्धू आज अमृतसर पहुंचे, जोरदार स्वागत सिद्धू का हुआ, लेकिन अब तक कैप्टन अमरिंदर की तरफ से सिद्धू को ना कोई बधाई दी गई है, ना ही कोई डिनर पर न्योता दिया गया। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच लगातार टकराव अब भी देखने को मिल रहा है, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सिद्धू को पंजाब का प्रधान बनाया गया और सिद्धू और अमरिंदर के नेतृत्व में ही पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस की कमान की संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार अपनी कर्म भूमि अमृतसर पहुंच गए। यहां पहले से ही सिद्धू के समर्थक उनकी अगवानी में खड़े हुए थे। सिद्धू के यहां पहुंचते ही समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और फिर रोड शो भी निकाला। इससे पहले नवाशहर में पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान वरिंदर ढिल्लों ने सिद्धू का स्वागत किया। उनके साथ विधायक कुलजीत नागरा, राजकुमार वेरका, सुखपाल भुल्लर, इधरबीर सिंह बुलारिया, गुरप्रीत जीबी और लाली मजीठिया भी मौजूद रहे। नवजोत सिंह सिद्धू नवाशहर में शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में भी रुके और यहां पर सिद्धू ने शहीदों को नमन भी किया। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत प्रदेश के तमाम मंत्रियों का दिल्ली दौरा इसकी बड़ी वजह है। पीएम मोदी की कैबिनेट में जब से विस्तार हुआ है उसके बाद लगातार हरियाणा के मनोहर सरकार के मंत्रिमंडल में भी विस्तार की चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये साफ कर चुके हैं कि उनके दिल्ली के कार्यक्रमों का मंत्रिमंडल विस्तार के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बावजूद प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। काबिले गौर है कि इस वक्त हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में 12 लोग शामिल हैं और 2 मंत्रियों का कोटा अभी मंत्रिमंडल में बाकी है। इसी बीच प्रदेश में जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें भी बदलाव की चर्चा लगातार हो रही है। मशहूर सेलिब्रिटी शिल्पा शेट्टी की पति राज कुंद्रा एक बार फिर से विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज कुंद्रा को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी और विदेश से अपलोड कराने के केस में गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फरवरी 2021 को शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद से पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और काफी जगह छापेमारी करी। सुप्रीम कोर्ट ने बकरी ईद के मौके पर कोविड गाइडलाइंस में ढील देने के मामले में केरल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चौंकाने वाली बात है कि ऐसे हालातों में भी केरल सरकार ने व्यापारियों की मांग को मान लिया है। यदि राज्य में कोरोना का ग्राफ बढ़ता है तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने केरल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बकरीद के कारण केरल सरकार की ओर से लॉकडाउन में ढील के कारण कोरोना संक्रमण फैलता है तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है। कोर्ट इस पर उचित कार्रवाई करेगी। 2 जस्टिस की बेंच ने आगे कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो कोई भी जनता इसे हमारे संज्ञान में ला सकती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमी ही नहीं कि तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट सचेत कर रहे हैं। दरअसल केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि विदेशों में भी तीसरी लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में एक नया वेरिएंट सामने आया है। नए वेरिएंट का नाम नोरा वेरिएंट है। आपको बता दें कि नोरा वेरिएंट से ब्रिटेन में 200 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं ब्रिटिश स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तीसरी लहर का ये प्रकोप है। में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है और संभावित तीसरी लहर के चलते केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ चुके हैं। वहीं विदेशों में भी तीसरी लहर का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके तहत ब्रिटेन में नए नोरो वायरस का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। अब तक करीब 200 नए केस पाए गए हैं, जिसको लेकर ब्रिटिश स्वास्थ्य विभाग ने चिंता भी जाहिर की। में
एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते में संक्रमण दर में 45% बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद ब्रिटेन के एसजी ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर संक्रमण ऐसे ही फैलता रहा तो देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी एक बार फिर बेकाबू हो चली है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में जनवरी के बाद पहली बार 51,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते में संक्रमण दर में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रिटेन के एसजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि संक्रमण जितनी तेजी से फैल रहा उसे देखते हुए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर तबाही मचाई थी। तबाही भी इस कदर थी कि अदृश्य वायरस ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी निगल ली और इसी जंग को लड़ने के लिए सरकार ने वैक्सीन डेवलप की और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जा सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार वैक्सीन को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि अभी तक टोटल 16,56,109 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें फर्स्ट डोज 13 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है और सेकंड डोज की बात करें तो लगभग 3.5 लाख लोगों को सेकंड डोज लगाई जा चुकी है। आपको बता दें प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, जिससे कि इस अदृश्य वायरस से लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा अभी तक वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। 90% से भी ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये वैक्सीनेशन का काम कब तक पूरा होता है और इस अदृश्य वायरस से लोगों को कब तक निजात मिल पाती है। सभी किसान अपनी फसल का पंजीकरण 31 जुलाई से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करा लें, ताकि उन्हें सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, क्योंकि सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली योजना का लाभ वही किसान उठा सकता है जो अपना पंजीकरण 31 जुलाई तक इस पोर्टल पर करवाएगा। हर एकड़ का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर करना जरूरी है। किसानों को मुआवजे से लेकर हर प्रकार की स्कीम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़ गई है। सभी किसान 31 जुलाई से पहले अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। फरीदाबाद के इतिहास में आज पहली बार फरीदाबाद के उद्योगपति सड़कों पर नजर आए। पिछले 36 घंटे से बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे आईएमटी के उद्योगपति आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के बैनर तले एकजुट हुए और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ साथ उद्योगपतियों ने ईज ऑफ डूइंग पर भी बड़े सवाल खड़े किए। उद्योगपतियों का कहना था कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में डीजल के बढ़ते दामों के चलते उन्हें पहले से ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में बिजली कटौती और अधिकारियों द्वारा सुध न लेने से उनके उद्योगों पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। उद्योगपतियों ने चेताया कि यदि अधिकारियों की मनमानी कार्यशैली में बदलाव नहीं आया तो वे हाईवे जाम जैसे कदम को भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को भी चेताते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा मनमानी कार्यशैली करने वाले अधिकारियों पर नकेल नहीं कसी गई तो आगामी समय में हरियाणा में उद्योगों के अस्तित्व पर बड़ा संकट गहरा जाएगा। सीएम सिटी करनाल की तर्ज पर गरोंडा को भी मॉडल सिटी बनाने की क़यामत तेज कर दी है। आज स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण ने एसडीएम गरोंडा व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय में एक मीटिंग करी। करीब 3 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग में शहर के विभिन्न विकास कार्यों को अमली जामा पहनाते हुए आगामी समय के लिए जो योजनाएं तैयार की हैं उसमें गर्ल्स स्कूल की जो ज़मीन है उस पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो या रेलवे रोड पर दोनों तरफ जो है वो स्मार्ट रेलवे रोड बनाने के अलावा रेलवे फाटक पार पब्लिक हेल्थ की करीब 8 एकड़ पड़ी ज़मीन को नगर पालिका में ट्रांसफ़र करने के बाद उस पर सपोर्ट हब बनाने की बात हो। इनको लेकर एक बड़ी जद्दोजहद की गई है और इसको पूरे कार्य को करने के लिए स्थानीय विधायक ने अधिकारियों के साथ बातचीत कर
उनकी जानकारी मांगी है। इस प्रकार से जो काम होने वाले हैं, इसके अलावा ट्रैफिक की बात की जाए, जिस प्रकार से घोंडा शहर में ट्रैफिक को लेकर एक बड़ी समस्या रहती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो खुले ग्राउंड है उसमें ट्रैफिक की पार्किंग की व्यवस्था, इसके अलावा पार्क है, जो उस पार्क में के अनेक प्रकार की जो सुविधाएं, मॉडर्न सुविधाएं दी जानी है, इसके अलावा पार्क को लेकर और शहर के जो अन्य सड़कों को लेकर वो एक परियोजनाएं तैयार की गई है, जिसको लेकर आगामी आने वाले समय में जनता को अनेक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सोनीपत के सेक्टर 23 में रहने वाली सरिता आकाश इन दिनों गरीब बच्चों के लिए देवदूत बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक कोविड काल में जहां छोटे बच्चे से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क ट्यूशन कक्षाएं वो दे रही हैं, क्योंकि कोविड काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित हुई है तो वो बच्चों की शिक्षा है, और बच्चों की शिक्षा किसी तरीके से प्रभावित ना हो इसके लिए सरिता आकाश लगातार प्रयास कर रही है। और उनका परिवार जो है लंबे समय से शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और लगातार इस प्रकार से निःशुल्क पढ़ाई के क्षेत्र में लोगों को मदद वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुबह के लेकर और दिन में 3 से 4 घंटे वो लगातार बच्चों की पढ़ाई कराती हैं। और उनका ये भी कहना है कि कोविड काल में जहां स्कूल बंद थे तो ऑनलाइन काफ़ी बच्चों के डाउट्स रहते हैं और उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए अब वो यहाँ बच्चों को बुलाती हैं और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से करवा रही है। बाल भिक्षावृत्ति को रोकने को लेकर यमुनानगर में हुई कड़ी कार्रवाई। दरअसल पिछले लंबे समय से छोटे बच्चों के भीख मांगने की जो है शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम, बाल संरक्षण इकाई, क्राइम ब्रांच के साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने शहर में कई जगह पर छापेमारी कर 5 बच्चों को रेस्क्यू किया जो कि भिक्षावृत्ति कर रहे थे। टीम के सदस्यों का कहना था कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा और जो लोग छोटे बच्चों से भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रेस्क्यू किए गए 5 बच्चों को CWC के सामने पेश कर उनकी काउंसलिंग की गई, साथ ही उनके अभिभावकों को भी समझाया गया। टीम का ये कहना था कि अगर अभिभावक अब भी नहीं मानते और इस तरीके से भिक्षावृत्ति करवाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते बिजली विभाग के अधिकारियों ने की एक अहम बैठक। इस बैठक के अंदर चर्चा की गई कि जिस प्रकार से कैश लेन देन से कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण का खतरा रहता है, इसके चलते जो है ऑनलाइन बिल भरने पर जोर दिया जाए और इसको लेकर विभाग द्वारा जागरूक किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यमुनानगर के अंदर 3 डिवीज़न है और 13 सब डिवीज़न है और लगभग 60% जो काम है वो ऑनलाइन होता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसको लेकर विभाग द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि जिस प्रकार से पेटीएम, भीम ऐप और अन्य जो ऐप्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, उसके जरिए बिल भरा जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की जो ऐप और वेबसाइट है उस पर भी बिल भरा जा सकता है और उपभोक्ताओं को उन्होंने सभी से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन का प्रयोग करें ताकि ऑनलाइन बिल भरने से जो है कोरोना संक्रमण का खतरा है कहीं ना कहीं वो जरूर कम होगा। भिवानी में लगातार 2 दिन हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का कहना है कि इस बार बारिश समय पर हुई है और अच्छी मात्रा में बारिश होने के कारण उनकी फसलें अच्छी होने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू का भी यही कहना है कि इस बार 52 सेंटीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है जो कि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। वहीं उनका कहना है कि इस बार किसानों ने ज्वार, बाजरा व कपास की फसलें बोई थी जो कि बम्पर होने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। रेवाड़ी में 24 घंटे के भीतर 100 mm बारिश हुई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यही दावे किए गए थे कि रेवाड़ी में जल भराव नहीं होगा, लेकिन दावों के विपरीत स्थिति कुछ और ही नजर आई। शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां जल भराव की स्थिति पैदा न हुई हो। अगर शहर की सर्कुलर रोड की बात करें या रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल, बस अड्डे की बात करें, हर जगह पहले की तरह ही जल भराव की स्थिति देखने को मिली। इसको देखते हुए उपायुक्त खुद मैदान में उतरे। उपायुक्त भरी बरसात में स्थिति को संभालते हुए नजर आए। अगर अधिकारियों ने समय रहते कार्य किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर नारनौल के साथ लगते इलाके में मानसून की पहली बरसात हुई है।
पहली बरसात को लेकर के यहाँ का किसान काफ़ी खुश है। यहाँ के किसानों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस बार यहाँ के किसानों ने बाजरे की फसल बोई है। किसानों के अनुसार बाजरे की फसल दो तरह से लाभकारी होती है। पहला तो ये कि बाजरा इंसानों के खाने के काम आता है, किसानों के खाने के काम आता है, और इसी बाजरे की फसल से पशुओं के लिए चारा भी पैदा होता है। किसानों का ये भी कहना है कि इस फसल के अच्छे होने से हरियाणा सरकार भी उन्हें बाजरे के समर्थन मूल्य के दाम अच्छे देती है। इस बरसात से किसानों के चेहरे काफी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जनता टीवी के रिपोर्टर्स दिन भर की खबरों को आप तक पहुंचाते और हम खबर पर असर भी करवाते हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए जनता टीवी।